ये शिंदे, फडणवीस, अजित पवार, ये जो टोली है उनको लाडली बहन, लाडला भाई ये सब याद आए। बिल्कुल हमारा ही रहेगा। महाविकास आघाड़ी 225 के ऊपर हमारे विधायक महाराष्ट्र में चुन के आएंगे। ये पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र की बोलती तस्वीरों की झांकी है। इसमें नेताओं की जुबान जो कह रही है, राजनीति सिर्फ वही नहीं, ये बोलती तस्वीरें बता रही हैं कि महाराष्ट्र राजनीति की नई पाठशाला है और जिसमें राजनीति विज्ञान के छात्रों की स्टडी के लिए भरपूर कंटेंट है। इन बोलती तस्वीरों का सार यह है कि महाराष्ट्र में सिर्फ सत्ता की जंग नहीं है, सियासत में वर्चस्व की जंग है, जहां सभी पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महायुति की तीनों पार्टियां यानी बीजेपी, अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इन तीनों के बीच लड़ाई यह है कि तीनों में बड़ा भाई कौन है। सीट बंटवारे में तीनों पार्टियां अपना अपना वर्चस्व चाहती हैं, तो दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी के लिए हालात अलग नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस यहां अपनी बड़ी भूमिका चाहती है, जो पवार की पावर पॉलिटिक्स के अलग अगर बात करें, पावर पॉलिटिक्स के आगे फिलहाल फेल दिख रही है। वहीं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजे उत्साह बढ़ाने वाले रहे हैं, तो वो भी चुनाव जीतने की जो स्थिति है उसमें सीएम पद पर दावेदारी जताने में पीछे नहीं है। कहने की जरूरत नहीं है कि महाराष्ट्र की सियासी चौसर पर यह वक्त दावेदारी ठोकने का है, ताकि कल को वर्चस्व की जंग में पीछे ना रह जाए। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों का पूरा विश्लेषण करूंगी। हर उस सवाल का जवाब दूंगी जो लोकसभा चुनाव के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो चुके हैं। पहला सवाल यह है, और इससे पहले आपको बता दें कि आपको भले ही लग रहा होगा कि आज इस एपिसोड में हम महाराष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं, उसके चुनाव तो दूर है, लेकिन साहब दिल्ली से ज्यादा महाराष्ट्र में चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी है और बहुत सारे समीकरण बदलने लगे हैं। यही वजह है कि पॉलिटिकल कॉरिडोर में हमने महाराष्ट्र को चुना है और महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है वो आज आपको बताएंगे। अब सवालों का जिक्र कर लेते हैं कि किन वो सवालों पर आज हम केंद्रित ये शो रहने वाला है। पहला सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव के नतीजे विधानसभा चुनाव के नतीजों का ट्रेलर थे या पिक्चर अभी बाकी है। दूसरा सवाल, क्या सीट बंटवारे पर महायुति में बीजेपी बैकफुट पर होगी? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में अब नितिन गडकरी का कद एक बार फिर बढ़ गया है? दूसरी ओर, क्या महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस बड़ा भाई वाली भूमिका में रहेगा? और क्या शरद पवार और उद्धव जो महाराष्ट्र में राहुल प्रियंका का स्वागत उस तरीके से करेंगे जो चुनाव जीतने में बड़ा मैसेज देने वाला है? अब आप कह सकते हैं कि ये सवाल अभी जल्दबाजी में किए जा रहे हैं, पर कहते हैं राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ है और ये वक्त तो फिर सियासी निष्ठाएं साबित करने का भी है, निष्ठाएं बदलने का भी है और साथ ही साथ अपनी दावेदारी को मजबूत करने का भी। तो इन सवालों के लिए इससे अच्छा वक्त शायद ही दूसरा हो। अब आप समझिए वो क्यों। सबसे पहले बात महाविकास आघाड़ी की, जो लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित है और अभी से ही विधानसभा चुनाव में जीत के बड़े दावे कर रही है। आप अब इसको पूरी तरीके से समझाएंगे आपको। मुश्किल यह है कि इस जीत को बनाए रखने के लिए राह में रोड़े कम नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। अब देखिए, लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आउट होने के साथ ही महाविकास आघाड़ी की पार्टियों में बैठक का जो दौर है वो लगातार शुरू हो चुका है। अब अगर बात करें, एक साथ नहीं, अलग अलग ही है, लेकिन बैठकों का दौर चालू है। शरद पवार ने ऐसी ही एक मीटिंग 22 जून को की थी, जिसके बाद पार्टी के नेता प्रशांत जगताप ने बयान दिया कि लोकसभा में
कम सीटों पर संतोष कर लिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में हालात अलग होंगे। बड़े मायने मतलब साफ है कि शरद पवार सीट पर इस बार समझौता करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। मीटिंग के मंथन से निकले ये शब्द तो मानो रुझान थे और अब पवार का पावर गेम शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने नागपुर और विदर्भ में विधानसभा चुनाव के लिए सीट बढ़ाने की मांग की। ये तो अभी शुरू हुआ है। नागपुर जिले में अब तक एनसीपी केवल दो ही सीटों पर, काटोल और हिंगाना पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अब पवार की पार्टी ने नागपुर शहर में कम से कम 2 सीटों के साथ साथ, यानी काटोल और हिंगाना के साथ साथ उमरेड की ग्रामीण इलाकों में 3 सीटों की मांग और की है। इसका मतलब शरद पवार की पार्टी ने नागपुर और विदर्भ में कुल 5 सीटों की मांग की है। पार्टी को विदर्भ के हर जिले में सीट बढ़ाने की उम्मीद है कि सीटें बढ़ें। और बड़ी बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2019 में विदर्भ की 62 सीटों में से एनसीपी सिर्फ 12 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार पार्टी हर जिले में सीट की मांग कर रही है। अब आप समझ रहे हैं, ये राजनीति की रपटीली राहें हैं और शरद पवार तो फिर राजनीति के वो रंगरेज हैं जो हर रंग के मायने बेहतर तरीके से समझते हैं और जो हर रंग दिखाने का हुनर भी रखते हैं। अब पवार का ये पावर भी उनके कला कौशल का एक उदाहरण है। ये अलग बात है कि उनके हर रंग से कांग्रेस और उद्धव ठाकरे दोनों का रंग फीका पड़ सकता है। अब देखिए, उद्धव ठाकरे ने सीएम पद के लिए बीजेपी से सालों पुराना गठबंधन तोड़ दिया, यानी कि उद्धव ठाकरे अब इस चुनाव में क्या उम्मीद कर रहे हैं। और राजनीति की बिसात पर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि बीजेपी के चाणक्य भी बगले झांकते रहे। पर खेल तो यहां समझो शुरू हुआ है। महाराष्ट्र में राजनीतिक दोस्ती दुश्मनी और दुश्मनी दोस्ती का एक ऐसा घालमेल हुआ कि राजनीति विज्ञान के छात्र अवाक रह गए और कानून के जानकार आधी रात को किताबों में सिर खपाने लगे। शिवसेना टूटी, एनसीपी बिखरी, चाचा भतीजे में सियासी अदावत हो गई और गुरु भाई अलग हो गए। अब देखिए, मतलब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच भी सत्ता ने दीवार खड़ी कर दी। उद्धव रात के अंधेरे में सामान समेटकर मातोश्री लौट आए और फिर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। अब उद्धव के ये जिस तरह की स्थिति बनी है, उद्धव को ये मौका दिया लोकसभा चुनाव के नतीजे, लेकिन लड़ाई सिर्फ बीजेपी और महायुति गठबंधन से ही नहीं है। वर्चस्व की इस जंग में उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और शरद पवार से भी दो हाथ करने हों, तभी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा और उद्धव मौके पर चौका मारने के लिए तैयार हैं। ये अभी आने वाली जो गणित है वो आपको समझाए। देखिए, लोकसभा वाले फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा चाहते हैं, मतलब कि शिवसेना उद्धव गुट को सबसे ज्यादा सीटें मिले। कहा तो यह भी जा रहा है कि उद्धव खेमा 115-125 के आसपास विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुका है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लगता है कि अघाड़ी सरकार में सीएम कौन थे? उद्धव ठाकरे थे, तो दोबारा सरकार बनने पर भी वही सीएम बने और इसके लिए कम सीटों पर चुनाव लड़कर वो अपना दावा कमजोर करना नहीं चाहते। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य, यानी कि जिनका हम जिक्र कर रहे थे शरद पवार, इस पर चुप्पी साधे हुए हैं और उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सीएम कौन होगा ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा। मतलब साफ है कि शरद पवार कभी भी गुगली मार सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हुई है। सब मौका ढूंढ रहे हैं और कांग्रेस भी कह रही है मौका मिलेगा तो बता देंगे। पर सवाल यही है कि महाविकास आघाड़ी में बड़ा भाई कौन? आप कहेंगे मैं इस समय ये क्यों पूछ रही हूं, तो वो यूं क्योंकि इस राजनीतिक लड़ाई में कांग्रेस भी सुपरमैन बनने को बेताब है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का एकजुट विपक्ष का फॉर्मूला कामयाब रहा और इसके लिए कांग्रेस ने कई समझौते भी किए, पर विधानसभा की लड़ाई में कांग्रेस बार बार
पार्टनर बनने को बेताब। अब नाना पटोले साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस अपने लिए 150 विधानसभा सीटें चाहती है। झुकेगा कौन, ये बड़ा सवाल है और इसके लिए भी मीटिंग्स के कई दौर चलेंगे अभी। लेकिन इतना साफ है कि बाहर की लड़ाई से पहले गठबंधन में दाव पेच आजमाए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी को ये देखना होगा कि उनके गठबंधन में सब ठीक रहे, वरना अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा। अब हम बात कांग्रेस की कर रहे थे। सवाल यह है कि कांग्रेस की बेचैनी तो पार्टी के, उनके खुद के पार्टी के नेता भी बढ़ा रहे हैं। वजह है क्योंकि नेताओं के सियासी पतझड़ का जो सिलसिला लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ था वो अब भी थमा, ये कंफर्म नहीं है। ये कहना मुश्किल है कि अब थम जाएगा और ये अलग बात है कि अब नतीजे थोड़े बेहतर हैं तो कुछ लोग कोशिश करें कि अब कांग्रेस के साथ रहें आगामी भविष्य की, अच्छे भविष्य की उम्मीद करते हुए, लेकिन अभी इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता। और इसका सबसे बड़ा या ताज़ा उदाहरण है एमएलसी का चुनाव। वहाँ एक बार फिर जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी कहीं ना कहीं जो उम्मीद है कि क्या होगा आगे उसको लेकर, अब देखिए जहां बीजेपी गठबंधन अपना 9वां यानी तयशुदा संख्या से एक विधायक ज्यादा जिताने में कामयाब रहा और बीजेपी की इस जीत में कांग्रेस के विधायकों का क्रॉस वोटिंग बड़ी वजह रही। ये उस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने इसके लिए एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी तैयार की है और जिसे केसी वेणुगोपाल को सौंप दिया गया है और मुमकिन है कि चुनाव में इन सिटिंग विधायकों का टिकट कट जाए। अब जाहिर तौर पर टिकट कटने की आशंका में वो दूसरी पार्टी का दरवाजा खटखटाएंगे। अब ऐसे में मुश्किल ये है कि कांग्रेस के लिए इस समय ये समझना मुश्किल हो रहा है कि इस महासमर में कौन नेता पार्टी के साथ जेन्युइनली खड़ा है और कौन पार्टी के खिलाफ खड़ा है। अब देखिए कांग्रेस की दूसरी परेशानी है गठबंधन दलों का रुख। अब बात यह है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में राहुल और प्रियंका को चेहरा बनाकर मोहरे चलना चाहती है, लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में कांग्रेस ये दाव चल पाएगी ये कहना मुश्किल है। अब खैर ये तो रही कांग्रेस की लड़ाई। बीजेपी गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर रणनीति दिल्ली में बननी शुरू हो चुकी है। अब बीजेपी गठबंधन, सबसे पहले तो बीजेपी ने खुद की रणनीति बनाना शुरू किया, खुद को सशक्त बनाने की रणनीति। महाराष्ट्र में क्या मायने और किस तरह की रणनीति आगे जाएगी उसको लेकर दिल्ली में कई हिडन बैठकें हो चुकी हैं। अब बात करते हैं बीजेपी के गठबंधन यानी महायुति। महायुति में भी एक दूसरे को आंख दिखाने का खेल जारी है। लोकसभा चुनाव के दौरान सीट बंटवारे में जिस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिंदे सेना में दखल दिया, नतीजे सामने आने के बाद उसकी नाराजगी सामने आ चुकी है। कई विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलकर शिकायत की। उनका कहना था कि विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे पर बीजेपी से सावधान रहने की जरूरत है। शिंदे गुट के एक विधायक ने बीजेपी पर व्यंग करते हुए कहा और ये तक कह दिया कि वो यानी बीजेपी हमें सिखा रहे थे, लेकिन वक्त ने उनकी बोलती बंद कर दी। अब बयान के मायने तो आप खुद समझ सकते हैं। 23 लोकसभा सीटों से सीधे 9 लोकसभा सीटों पर आ गए। राजनीति के इस रंग महल में इन शब्दों के रंग बीजेपी के लिए रेड अलर्ट की तरह है। चंद दिनों में चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव से पहले सीटों पर सामंजस्य बिठाना होगा और ये बहुत तिकड़म वाला काम होगा। सब खुश भी रहें और जिसे कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, हर गठबंधन के लिए। अब बीजेपी फिलहाल ये तय नहीं कर पा रही है कि अजीत पवार और शिंदे गुट का साथ आना उसके लिए नफे का सौदा रहा या नुकसान का, और अगर तय कर भी लिया तो ये तय नहीं कर पा रही कि विधानसभा चुनाव में क्या किया जाए। आरएसएस का एक मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर साफ तौर पर कह चुका है कि लोकसभा चुनाव में अजीत पवार का साथ आना बीजेपी के लिए घाटे का सौदा रहा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ये बात कह चुके हैं। अब अटकलें ये भी हैं कि अजीत पवार, ओवैसी और प्रकाश अंबेडकर के साथ मिलकर कोई गठबंधन बना ले। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव में मराठा, दलित, मुस्लिम की सोशल इंजीनियरिंग महाविकास अघाड़ी के लिए सफल हुई थी। आरक्षण के लिए मराठा आंदोलन का सीधा फायदा महाविकास अघाड़ी को हुआ। महायुति के उम्मीदवारों के खिलाफ
मनोज जारंग का रुख भी अघाड़ी के लिए फायदेमंद रहा। तो दूसरी ओर संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर जो बहस छिड़ी, उसके बीच दलित वोटरों का मन भी डोल गया। हालांकि अभी इसको लेकर अजीत पवार ने पत्ते नहीं खोले, लेकिन सीट शेयरिंग पर पार्टी ने महायुति में अपना दांव चल दिया है। महायुति गठबंधन के भीतर दरार लोकसभा के नतीजों के बाद स्पष्ट हो गई, जहां 28 सीटों में से भाजपा को केवल 9 सीटें मिली, जबकि अजीत पवार के एनसीपी गुट को 5 में से केवल 1 सीट मिली। अब दूसरी ओर शिंदे गुट ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटें जीती, अब जिसका स्ट्राइक रेट लगभग 50% रहा है। ऐसे में स्ट्राइक रेट के दम पर अजीत पवार ने एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना 90 और 100 सीटों पर दावा कर रही है। अब बात यह है कि अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के पास 98 सीट्स होंगी। आशा और निराशा के बीच झूलती इस सियासी लड़ाई में अभी कई पेच बाकी है। महाराष्ट्र की सियासत इस समय इतनी उलझी हुई है कि इसे एक सांस में सुलझा लेना आसान नहीं। तो इसी एक एपिसोड में भी महाराष्ट्र का सियासी गणित भी सुलझा नहीं जा सकता है। तो अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि सियासी लड़ाई के लिए कौन कौन से दांव चले जा रहे हैं, और ये भी बताऊंगी कि महाराष्ट्र की इस लड़ाई में महायुति और महाविकास अघाड़ी में वो कौन है जो लड़ाई में ना होकर भी सबसे ज्यादा लाइमलाइट में है। तो इंतजार कीजिए अगले पॉलिटिकल कॉरिडोर का।